आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज। जी हाँ, ये केस 2016 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने काफी लहरें पैदा की थी। बिल्कुल, ये मामला कॉपीराइट कानून, खासकर किताबों की फोटोकॉपी और शिक्षा तक पहुंच मतलब एक्सेस टू एजुकेशन, इसके बीच के नाजुक संतुलन को टटोलता है। और वो भी खास तौर पर यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स पैक्स बनते हैं उनके कंटेक्स्ट में। हमारे पास इस केस से जुड़े कोर्ट के अहम दस्तावेज, जजमेंट्स और कुछ लीगल एनालिसिस भी हैं। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि इस केस के मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे, दोनों पक्षों के तर्क क्या थे और अदालतों ने, पहले सिंगल जज ने और फिर डिवीजन बेंच ने क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं। हाँ, ये केस फंडामेंटली कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई की इंटरप्रिटेशन पर केंद्रित था। सेक्शन 52(1)(i। अच्छा, सेक्शन 52(1)(i), तो ये सेक्शन कहता क्या है? देखिए, ये सेक्शन उन कामों की लिस्ट देता है जिन्हें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता। स्पेसिफिकली क्लॉज आई कहता है कि किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य का पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन किसी शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा अनुदेश के दौरान कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। अनुदेश के दौरान, इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसी फ्रेज पे सारा झगड़ा था, है ना? बिल्कुल, यही कोर इशू था। सवाल ये था कि क्या एक शिक्षक या छात्र द्वारा अनुदेश के दौरान कॉपीराइटेड मटेरियल की फोटोकॉपी बनाना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है? और इस फ्रेज इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का सही मतलब, इसका स्कोप क्या है? और इसमें जो बड़े पब्लिशर्स थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस वगैरह, उनका क्या कहना था? देखिए, पब्लिशर्स का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस में रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस जो कोर्स पैक्स बना रही थी, जिसमें उनकी किताबों के हिस्से शामिल थे, वो सीधे सीधे उनके कॉपीराइट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है, भले ही कैंपस के अंदर हो रही है। रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस पैसे कमा रही थी और इसे यूनिवर्सिटी का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सैंक्शन मिला हुआ था। तो ये कोई छुप के नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिशर्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते वक्त होना चाहिए, एकदम लाइव टीचिंग के दौरान। उससे पहले या बाद में जैसे नोट्स या कोर्स पैक तैयार करना, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, ये तो काफी नैरो इंटरप्रिटेशन हुई। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स का क्या पक्ष था? यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स का मुख्य तर्क था कि ये जो फोटोकॉपी हो रही है, ये सेक्शन 52(1)(i के तहत पूरी तरह लीगल है। ये शैक्षणिक उद्देश्यों मतलब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए की जा रही थी और ये कानून में दी गई एक छूट के दायरे में आती है। उन्होंने फेयर यूज का आर्ग्यूमेंट भी लिया था ना? हाँ, उन्होंने कहा कि ये फेयर डीलिंग या फेयर यूज के प्रिंसिपल्स के तहत आता है। हालांकि भारतीय कानून में अमेरिका जैसा स्पेसिफिक 4 फैक्टर फेयर यूज टेस्ट नहीं है। उनका कहना था कि सेक्शन 52(1)(i अपने आप में एक फेयर डीलिंग प्रोविजन है एजुकेशन के लिए। और इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर उनका क्या कहना था? उन्होंने इसकी बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन की मांग की। कहा कि इसका मतलब सिर्फ क्लासरूम लेक्चर देना नहीं है, बल्कि पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान होने वाली सभी एक्टिविटीज शामिल हैं। इसमें सिलेबस बनाना, रीडिंग लिस्ट देना, छात्रों का पढ़ना, असाइनमेंट करना, एग्जाम की तैयारी करना, सब कुछ इंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। ये काफी लॉजिकल लगता है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में तो नहीं होती। बिल्कुल। और उनका एक और बहुत बड़ा पॉइंट था अफोर्डेबिलिटी का। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय छात्र महंगी विदेशी टेक्स्ट बुक्स खरीदने में असमर्थ होते हैं। कोर्स पैक्स उन्हें जरूरी रीडिंग मटेरियल तक पहुंचने का एक सस्ता और सुलभ तरीका देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल दलील थी। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि इन कोर्स पैक्स से पब्लिशर्स के असली बाजार पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव मतलब सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो छात्र कोर्स पैक ले रहे हैं वो वैसे भी पूरी किताब शायद नहीं खरीदते। तो ये थे दोनों तरफ के मुख्य तर्क। अब आते हैं अदालतों पर। पहले सिंगल जज के पास मामला गया। उनके फैसले की मुख्य बातें क्या थीं? जस्टिस राजीव सहाय एंडोलो का फैसला था ये शायद। हाँ, जस्टिस एंडोलो का फैसला था और ये फैसला काफी हद तक प्रतिवादियों यानी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के पक्ष में गया। उन्होंने पब्लिशर्स का सूट ही डिसमिस कर दिया था। डिसमिस कर दिया बिना ट्रायल के? हाँ, उन्होंने माना कि कोई ट्रायबल इशू है ही नहीं। उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही।
पहली कि कॉपीराइट कोई डिवाइन या नेचुरल राइट नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कानून यानी कॉपीराइट एक्ट 1957 ने दिया है, और कानून जितना देता है उतना ही अधिकार है। अच्छा, मतलब ये कोई मौलिक अधिकार जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सेक्शन 52 उल्लंघन न माने जाने वाले कार्यों की सूची है। ये कोई डिफेंस या एक्सेप्शन नहीं है जिसे साबित करने का बोझ प्रतिवादी पर हो, बल्कि ये कॉपीराइट के अधिकार पर एक लिमिटेशन है। अगर कोई काम सेक्शन 52 में आता है तो वो उल्लंघन है ही नहीं, बात खत्म। ये एक अहम कानूनी नुक्ता है, एक्सेप्शन वर्सेस लिमिटेशन। जी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही नहीं, बल्कि वो सब कुछ शामिल है जो एक टीचर छात्र को पढ़ाई के दौरान करने को कहता है। जैसा उन्होंने कहा था, द टर्म इंस्ट्रक्शन वॉज अ वाइड इम्पोर्ट एंड वुड इंक्लूड एनीथिंग दैट अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू डू इन द कोर्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें कोर्स पैक बनाना भी शामिल हो गया। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि फोटोकॉपी यूनिवर्सिटी जैसी संस्था द्वारा करवाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि टीचर या स्टूडेंट खुद करे। और ये काम किसी बाहरी एजेंसी, जैसे इस केस में रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस, से करवाना बिल्कुल अप्रासंगिक है, इममटीरियल है। इससे कानूनी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रामेश्वरी सिर्फ एक जरिया थी। जी। असली काम तो एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा था। एग्जैक्टली। सिंगल जज ने यह भी कहा कि फोटोकॉपी करने में क्वांटिटी की कोई सीमा सेक्शन 52(1)(i) में नहीं लिखी है। तो पब्लिशर्स का ये तर्क कि सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कॉपी कर सकते हैं, वो सही नहीं है। तो सिंगल जज ने तो पब्लिशर्स की दलीलें करीब करीब हारिजी कर दी। लेकिन जाहिर है पब्लिशर्स इस फैसले से खुश नहीं हुए होंगे और उन्होंने अपील की होगी। बिल्कुल। मामला फिर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास गया और यहाँ कहानी थोड़ी बदल गई। अच्छा, डिवीजन बेंच ने क्या अलग कहा? क्या उन्होंने सिंगल जज के फैसले को पूरी तरह पलट दिया? क्लासरूम के बाहर की गतिविधियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा, We are in agreement with the opinion for this is the only logical meaning of the phrase in the course of instruction. तो इस पॉइंट पर दोनों कोर्ट सहमत थे। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि कॉपीराइट एक स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि मामले में कोई ट्राइबल इशू नहीं है। अच्छा, तो ट्रायल की जरूरत महसूस हुई डिवीजन बेंच को? क्यों? डिवीजन बेंच ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि हालांकि अमेरिका जैसा 4 फैक्टर फेयर यूज टेस्ट भारत में सीधे लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे कानून का स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, सेक्शन 52 में वैसा टेस्ट नहीं लिखा। करेक्ट। लेकिन फिर भी सेक्शन 52(1)(i) में उचित उपयोग या फेयरनेस का एक सामान्य सिद्धांत पढ़ा जाना चाहिए। फेयरनेस इज इनहेरेंट इन द प्रोविजन। लेकिन इस फेयरनेस की कसौटी क्या होगी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। डिवीजन बेंच ने कहा कि इसकी कसौटी मात्रा क्वांटिटेटिव यानी कितना प्रतिशत कॉपी किया, या गुणवत्ता क्वालिटेटिव यानी कौन सा हिस्सा कॉपी किया, इस पर आधारित नहीं होगी। तो फिर किस पर आधारित होगी? उन्होंने कहा कि कसौटी ये होगी कि फोटोकॉपी का उपयोग उद्देश्य द्वारा कितना न्यायोचित है। द एक्सटेंट जस्टिफाइड बाय द पर्पस। एक्सटेंट जस्टिफाइड बाय द पर्पस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना होगा कि जो एजुकेशनल उद्देश्य है, जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस की जरूरत को पूरा करने के लिए कितनी सामग्री की फोटोकॉपी करना जरूरी और वाजिब है। अगर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कॉपी करना जरूरी है, तो वो उचित माना जाएगा, भले ही वो मात्रा में ज्यादा हो। अच्छा, तो ये एक पर्पस ड्रिवन टेस्ट है, क्वांटिटी ड्रिवन नहीं। ये तो काफी न्यूआंस्ड अप्रोच है। हाँ, ये भारतीय संदर्भ में एक नया अप्रोच था। कोर्ट ने कहा कि ये तय करने के लिए कि कॉपी की गई सामग्री उद्देश्य के हिसाब से न्यायोचित थी या नहीं, तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी, ट्रायल की जरूरत पड़ेगी, सबूत देखने होंगे, शायद एक्सपर्ट गवाही भी लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट गवाही किस बारे में? शायद ये तय करने के लिए कि किसी खास कोर्स के लिए कौन सी रीडिंग्स वाकई जरूरी हैं, सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वगैरह। और ये भी देखना था कि क्या वाकई पूरी किताबें फोटोकॉपी की जा रही थीं, जैसा कि पब्लिशर्स का आरोप था, और शायद लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में भी कुछ संकेत थे। तो डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला इस आधार पर रद्द कर दिया कि ट्रायल होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने सिंगल जज के उस फैसले को सेट असाइड कर दिया जिसमें कहा गया था कि कोई ट्रायबल इशू नहीं है। मामले को वापस सिंगल जज के पास ट्रायल के लिए भेज दिया गया। और अंतरिम राहत, मतलब इंटरिम इंजंक्शन जो पब्लिशर्स मांग रहे थे, उसका क्या हुआ? डिवीजन बेंच ने पब्लिशर्स की अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।
मतलब फोटोकॉपी सर्विस चलती रह सकती थी। लेकिन उन्होंने रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस को निर्देश दिया कि वो जितनी भी फोटोकॉपी कर रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो हिसाब लगाया जा सके। बिल्कुल। फॉरेन केस लॉ पर डिवीजन बेंच का क्या कहना था? सिंगल जज ने भी शायद कुछ रेफरेंस दिया था। डिवीजन बेंच ने इस पर काफी स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूके या कनाडा के फैसलों का भारत में ज्यादा परसुएसिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके कॉपीराइट कानूनों का ढांचा, खासकर फेयर यूज और फेयर डीलिंग के प्रोविजंस, भारत के सेक्शन 52 से काफी अलग हैं। मतलब हम अपने कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, न्यूजीलैंड के एक केस लॉन्गमैन केस का जिक्र हुआ था, क्योंकि इसकी भाषा, खासकर इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेज, भारतीय कानून से कुछ मिलती जुलती थी। डिवीजन बेंच ने लॉन्गमैन केस की इस बात से सहमति जताई कि इस फ्रेज की व्याख्या वाइड होनी चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने लॉन्गमैन केस को पूरी तरह फॉलो किया? नहीं, कोर्ट ने लॉन्गमैन के इस व्यू से असहमति जताई कि क्या कोर्स पैक बनाना असल में एक नई टेक्स्ट बुक बनाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि ये तर्क भारतीय कॉन्टेक्स्ट में शायद रेलेवेंट ना हो, तो उन्होंने विदेशी कानून को देखा लेकिन अपनी व्याख्या खुद की। तो अंत में डिवीजन बेंच का फैसला एक तरह से बीच का रास्ता था, ना पूरी तरह पब्लिशर्स के हक में, ना पूरी तरह यूनिवर्सिटी के। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने सेक्शन 52(1)(i) की वाइड इंटरप्रिटेशन को बरकरार रखा, जो यूनिवर्सिटी के लिए जीत थी, लेकिन उन्होंने मामले को ट्रायल के लिए खोल दिया और जस्टिफाइड बाय पर्पस का टेस्ट लागू किया, जो पब्लिशर्स को एक मौका देता था ये साबित करने का कि फोटोकॉपी जरूरत से ज्यादा थी। तो कुल मिलाके ये केस दिखाता है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन और एजुकेशन तक आसान पहुंच, एक्सेस टू एजुकेशन, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है। बिल्कुल, खासकर भारत जैसे देश में जहां अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाई कोर्ट का ये यूज जस्टिफाइड बाय पर्पस का सिद्धांत, ये इसी संतुलन को साधने की एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय कोशिश है। ये एक यूनिक इंडियन अप्रोच कहा जा सकता है फेयर यूज जूरिस्प्रूडेंस में। हाँ, और ये केस आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ज्ञान के प्रसार, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, और रचनाकारों, क्रिएटर्स के अधिकारों के बीच वो सही रेखा, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। खासकर डिजिटल युग में जब जानकारी शेयर करना इतना आसान हो गया है। फोटोकॉपी तो फिर भी फिजिकल थी, अब तो पीडीएफ का जमाना है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये पर्पस बेस्ड अप्रोच डिजिटल एजुकेशन के भविष्य के लिए, जहां OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी है और महंगी डिजिटल टेक्स्ट बुक्स भी, एक बेहतर मॉडल साबित हो सकता है, या इसमें अभी भी और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, ताकि न तो एजुकेशन रुके और न ही क्रिएटर्स का नुकसान हो। ये सवाल आज भी उतना ही बल्कि शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है और इस पर बहस जारी रहेगी। निश्चित रूप से। इस फैसले ने एक फ्रेमवर्क तो दिया, लेकिन हर केस को उसके अपने तथ्यों पर देखना होगा। बिल्कुल। ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस केस पर। उम्मीद है आपको ये कानूनी विश्लेषण पसंद आया होगा।